इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किडनी फेल, लीवर फेल, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से पाएं मुक्ति। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की देखरेख में होता है इलाज। अपनों का है ख्याल तो करें अभी कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुकी है, वो अब सांसद नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या पूरा मामला है, वो 4 साल पहले कौन सा बयान राहुल गांधी ने दिया था जिसकी वजह से आज उन्हें 2 साल की सजा, 15,000 रुपए जुर्माना और उनकी सदस्यता भी छीन ली गई है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मिस्टर मास्क सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दर्शक, मैं खुद ये सारी चीजें जानना चाहूंगी कि आखिर इसके पीछे पूरा मुद्दा क्या है, ये पूरा मामला आखिर क्या है। प्रज्ञा जी, पूरा मामला जानने के लिए हमें सबसे पहले साल 2019 में वापस जाना होगा जी। 10 अप्रैल 2019 का वो दिन था जब कर्नाटक में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव का कैंपेन अपने चरम पर था। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की उस रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से आज वो इस संकट में फंस गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की उस चुनावी रैली में कहा कि सभी चोर, उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगाए। वहां तक मसला उन्होंने नीरव मोदी से लेके शुरू किया और नीरव मोदी, ललित मोदी होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लिया। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि सभी मोदी, सभी जो चोर हैं उनके पीछे मोदी क्यों लगाए, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के नाम के पीछे उन्होंने जो तर्क दिए उसमें उन्होंने नोटबंदी, उसमें उन्होंने जोड़ा कि नोटबंदी से किस तरह से छोटे व्यापारी, कई तरह के व्यापार जो है वो नष्ट हो गए, उनको नुकसान पहुंचा। उसी तरह उन्होंने कुछ एक और फैसलों का जिक्र करते हुए मोदी जी को टारगेट किया। उस समय शायद उन्हें भी इस बात का आभास नहीं था कि आगे जाके यही बयान उनके गले की फांस बनेगा। अब वहां तक तो मसला ठीक था, चुनाव निकल गया, मोदी जी की सरकार बन गई, सब हो गया। लेकिन इसी बयान पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी मोदी, अब सभी मोदी में तो एक राह चलता हुआ जिसका सरनेम के पीछे, जिसका सरनेम मोदी लगा है, राह चलता हुआ आदमी वो भी आ गया, मोदी जी भी आ गए। और जिनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं या जो दोषी करार दिए गए हैं या जो फरार चल रहे हैं, वो सब आ गए। वो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हर सामान्य आदमी, अब ये मसला आगे तब बढ़ा जब गुजरात के बीजेपी के ही विधायक और पूर्व में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे पूर्णेश मोदी जी, जो कि सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं, उन्होंने सूरत की कोर्ट में केस फाइल कर दिया राहुल गांधी जी के खिलाफ। और उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई राहुल गांधी जी सभी मोदी को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। अब कोर्ट में केस की प्रक्रिया आगे बढ़ी और वो दिन आया जब कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुना दी।
अब उसके बाद राहुल गांधी जी के पास 1 महीने का समय है, वो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ से उन्हें राहत मिले ना मिले वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने अपना काम कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया। तो अभी तक का जो पूरा मसला है वो ये है। अच्छा, तो ये तो बात राहुल गांधी की सदस्यता जाने की हुई है फिलहाल। तो अब इसका असर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो दूसरे वर्कर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का? देखिए, दरअसल ये एक तरह की जो है वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच, या ये कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी चली हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक एज बनाना चाह रही है ताकि 2024 की जो राह है लोकसभा चुनाव की वो आसान हो। और कांग्रेस भी जानती है कि गांधी परिवार या राहुल गांधी को आगे करके या गांधी के नाम से ही फिर से सत्ता का जो सूखा जो खत्म हो चुका है, सूखा जो है उसको खत्म कांग्रेस अगर कर सकती है तो गांधी परिवार या गांधी सरनेम की सवारी करके ही कर सकती है। तो राहुल गांधी लगातार हमलावर थे, लगातार वो जो एक पप्पू वाली इमेज उनकी जो कह लो कि विपक्ष ने या उनके विरोधियों ने या बीजेपी ने जो बना दी है, वो कहीं ना कहीं उस इमेज से बाहर निकलने की एक कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में वो काफ़ी हद तक सफल होते भी नज़र आ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू की और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट करने के साथ साथ आम पब्लिक को भी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल होते नजर आए। यहाँ से कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आई, ये लोग मानते हैं, विशेषज्ञ भी मानते हैं जो राजनीति को नज़दीक से समझते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा को विराम देने के बाद राहुल गांधी जैसे ही लंदन जाते हैं तो भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, चाहे वो राफेल डील है, चाहे वो अदानी वाला जो अभी एकदम मौजूदा मामला है, इन सभी मामलों को लेकर राहुल गांधी लगातार जो है भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते रहे हैं। यही काम उन्होंने लंदन जाकर भी किया और इसी मौके को बीजेपी ने इनकैश करने के लिए, भुनाने के लिए एक बार फिर से राहुल गांधी को नासमझ, पप्पू और एक अपरिपक्व राजनेता घोषित करने के लिए कोशिश करी। बीजेपी ने पलटवार भी किया और जब तक राहुल गांधी लौटे तो संसद में हंगामे का दौर, राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बीजेपी की डिमांड, ये सब तो चल ही रहा था। और कांग्रेस अड़ी हुई थी कि भाई अदानी के मामले पे आप जेपीसी की जांच कराइए क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पे अड़े हुए थे। कोशिश यही चल रही थी कि संसद के भीतर, संसद के बाहर, मीडिया में, पब्लिक में, कि अपना वर्चस्व, अपनी बात को ऊपर रखा जाए। और इसी बीच में जब कांग्रेस जो है नहीं मानी, संसद को लगातार बाधित होते, हंगामा होता रहा, तो आखिरकार उसी बीच में एकदम से इस केस की एंट्री होती है, राहुल गांधी जी की सूरत कोर्ट में पेशी होती है और उन्हें जो है दोषी मानते हुए उनको सजा का ऐलान कर दिया जाता है 2 साल का। अभी इससे पहले कि कांग्रेस कुछ सोच पाती, उतने में ही लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है। तो मतलब एक तरह से जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये जो एक तरह का सेटबैक उनको, राहुल गांधी को जो लगा, तो कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी दल हैं और जो देश की जनता है वो एकदम से उस पर विचार विमर्श सोचने लगी कि भाई आखिर ये जा कहाँ रहा है, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ की चर्चा होने लगी। तो उसी बीच में जहाँ तक कांग्रेस कार्यकर्ता की हम बात करते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने सबसे शीर्ष नेता पर इस समय जो कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी में देखा जा रहा है, और कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता से आप बात करेंगे तो आप भले 100 तर्क दे दें, वो राहुल गांधी
को ही अपना नेता मानते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ वो सुनने को तैयार नहीं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे कहीं ना कहीं नाराज तो हुआ है। अब ये निर्भर करेगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की इस नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह से कैश करने में कामयाब होती है। कामयाब, ये तो चलिए बात थी कि जो कार्यकर्ताओं पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं। एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रही है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। इससे पहले भी कई मामले हुए हैं, उन्होंने कई शब्द बोले हैं जिसके खिलाफ उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन यहाँ पर जब उन्हें माफी मांग लेना चाहिए, क्या वो अपने आप को पुष्पा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं झुकने की कोशिश या झुकूंगा भी नहीं। तो ये जो बात आ रही है कि वो माफी क्यों नहीं मांगते हैं किसी चीज को लेकर। प्रज्ञा जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है, बहुत ही खास है। दरअसल अगर हम पुष्पा राज, वो जो कॉन्सेप्ट, उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डायलॉग है, अगर हम उसको उस पे जाएं और उस पे एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो राहुल गांधी की स्थिति कुछ हद तक अभी वही है। भले ही वो एक मूवी है, राहुल गांधी एक राजनेता है, लेकिन उसका जो वो डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं, तो अभी राहुल गांधी एकदम उसी स्थिति में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं। उनका जैसे ही उन्हें सजा का ऐलान होता है, उनकी सदस्यता रद्द होती है, उनका पहला ही ट्वीट आता है कि मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं देश की लड़ाई जारी रखूंगा। तो जहां तक उनके माफी नहीं मांगने की बात आती है, तो राहुल गांधी का जो आप पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं, अगर वो अभी माफी मांग लेते हैं तो वो जो लगातार हमला और जो उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा भरने की जो कोशिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसको एक धक्का लग सकता है। कहीं ना कहीं फिर से ये साबित हो जाएगा कि हाँ, राहुल गांधी जो है वो नासमझ हैं या परिपक्व नहीं हैं। जो बीजेपी कह रही है, जो बीजेपी करना चाहती है और जो बीजेपी देश की जनता को दिखाना चाहती है, ये सारा खेल एक परसेप्शन का है। एक बार आपके प्रति एक जनता के मन में एक छवि जो बन गई, तो उसको हटाना आसान काम नहीं। वही टारगेट और उसी स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम कर रही है। और राहुल गांधी ये भली भांति जानते हैं कि अगर वो अभी झुके तो फिर उठना मुश्किल है। सामने 2024 की लड़ाई है। कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता में वापस आना चाहती है। भले ही ये लग रहा हो कि मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सकता है वो बन भी जाएं, जी। लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस को एक मजबूती के साथ उन्हें टक्कर देनी होगी, तभी आगे की राह आसान होगी। यहाँ पर बात तो ये हुई, लेकिन उनकी तो सदस्यता ही रद्द हो गई। अब वो लड़के भी क्या करेंगे? वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। देखिए प्रज्ञा जी, चुनाव लड़ना या चुनाव नहीं लड़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप नेतृत्व किसका कर रहे हैं। राहुल गांधी भले ही हो सकता है कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत या सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिले, हो सकता वो ना चुनाव लड़ पाए, लेकिन राहुल गांधी में जो है पूरा कांग्रेस परिवार उसको, राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, उन्हें एक लीडर के तौर पे देखते हैं जी। तो जो लीडर है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाती है। वो भले ही मैदान में उतर के खुद ना लड़े, लेकिन वो लड़ाई लड़ाना जानता है, वो लड़ाई को जिताना जानता है। तो ये ज़्यादा मायने रखता है। भले ही वो ना लड़ पाए चुनाव, लेकिन उनका एज ए लीडर, सुप्रीम लीडर के तौर पे और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के में वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो युवा हैं और कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो जज्बा भर सकते हैं, जिससे कि बीजेपी की राह आगे मुश्किल हो सकती है। तो चुनाव लड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चुनाव लड़ाना और चुनाव जिताना। तो राहुल गांधी पर्दे के पीछे रह के भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यही कारण है, यही आपके सवाल का जवाब है कि राहुल गांधी झुकने के बजाय फिर से बुलंद होकर बीजेपी को
विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। और वही साफ संदेश, वही जो आप पुष्पा राज वाली जो बात कर रहे थे कि मैं झुकेगा नहीं, तो इस बार ये तो तय है कि राहुल गांधी झुकेगा नहीं। तो क्या बीजेपी का जो ये दाव है बीजेपी पर उल्टा पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी अभी तक, जहां तक राहुल गांधी को से संसद में माफी मांगने की बात थी, राहुल गांधी को सजा की बात थी, वहां तक तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन ये जो सदस्यता रद्द हुई जी, वहां कहीं ना कहीं जनता के मन में एक डाइवर्जन आ सकता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है कि या राहुल गांधी अकेले ऐसे सांसद या ऐसे अकेले राजनेता नहीं है जिन पर कोई केस दर्ज था और उसमें सजा का ऐलान हुआ और मतलब उनकी सजा का ऐलान हो गया और उनकी सदस्यता रद्द हुई है। दरअसल कई मामले और शायद बहुत संगीन मामले कोर्ट में पेंडिंग है, कई नेताओं के खिलाफ, कई सांसद विधायकों के खिलाफ, लेकिन उनमें उनकी प्रोग्रेस, उनकी सुनवाई और राहुल गांधी के केस में जो हुई है, कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस है। राहुल गांधी वाले मामले की सुनवाई की जो स्पीड है, अगर यही स्पीड बाकी मामलों में भी आ जाए तो बताइए आप कि देश कहाँ चला जाएगा। तो सर ऐसा तो ऐसी कोई वजह होगी ना कि ये स्पीड पकड़ी है इस कार्रवाई ने? देखिए, ये तो सारा प्रक्रिया का हिस्सा है और कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है और शासन की अपनी प्रक्रिया होती है, सरकार अपने तरीके से काम करती है, कई सारी चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक जो भी हुआ है, अब यहाँ पर जो है सवाल तो उठेगा, लाजमी है कि भाई राहुल गांधी के ही केस में इतनी तेजी क्यों? बिल्कुल। तो देखिए आगे क्या होता है। तो अभी जैसे कि दोनों के बीच में ही लड़ाई हो रही है, कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में, तो दोनों में सही कौन है? दोनों में जनता किसको सपोर्ट करे? जनता भी तो कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, कांग्रेस के पास जाए, बीजेपी के पाले में गिरे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो सही कौन है इनमें? देखिए, राजनीति में जो है सही और गलत, इसके बीच में जो एक बहुत ही महीन सी लकीर, एक बहुत ही पतली लकीर जो है वो अंतर पैदा करती है। और ये तय करना कि कौन सही है कौन गलत है, ये बड़ा ही उलझन वाला, मुश्किल वाला काम है, खासकर जनता के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जनता जो है, हालांकि अब ये सही गलत का फैसला उम्मीद है कि जनता 2024 में करेगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस के स्टैंड की बात है और सारी चीज़ें, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोनों ही दल कहीं ना कहीं एक जो जनता को डाइवर्ट, जनता के दिमाग को, जनता की सोच को डाइवर्ट करने वाला जो मसला है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से काम उस पर हो रहा है। आपको पता है आज के दौर में सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, हो गया है। बिल्कुल। बाकी भी कई माध्यम है, संचार के, संवाद के कई माध्यम है जी। तो उसी कड़ी में जो है वो बीजेपी, अब अगर आप बयानों पे जाएं, जो उसके बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं, सारी चीज़ें अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर बीजेपी भी कटघरे में आती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी भी आते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो राफेल डील को लेके 2019 का ही चुनावी मौसम था और कर्नाटक में जिस रैली में राहुल गांधी ने बयान देके जो ये अभी फंसे हैं, उससे ठीक पहले उन्होंने अप्रैल 2019 में ही कर्नाटक में उस रैली को संबोधित करने से पहले राफेल डील पर कोर्ट का एक टिप्पणी आई थी और उन्होंने उस टिप्पणी को अपने पुराने बयान से जोड़ते हुए ये कह दिया था कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, राफेल डील में प्रधानमंत्री की कोई संदिग्ध भूमिका रही है। और इस जो उनका बयान था, इस पे इतनी बात बढ़ गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मामला ये चला गया था। आखिरकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में
एफिडेविट देना पड़ा, उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा। इस पर भी जब कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें 1 महीने बाद फिर कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ा, जिसमें बड़े विस्तार के साथ साफ साफ उन्होंने लिखा कि आई अपोलोजाइज विदाउट एनी कंडीशन, कि भाई मैं बिना किसी कंडीशन के मैं माफी मांगता हूँ। इसमें क्या राहुल गांधी कहीं गलती कर रहे हैं? जैसे कि 2013 में यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेके आई थी जिसमें कहा था कि कुछ शर्तों के साथ जो है हम कोर्ट में अगर कोई विधायक या सांसद जो है वो दोषी पाया भी जाता है तो उसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी की गलती तो साफ साफ नजर आ रही है। उस वक्त में राहुल गांधी बयान देते हैं कि मैं फाड़ के फेंक दूं ऐसे अध्यादेश को, तो आज उनके इसी बयान को लेकर कहीं ना कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सटीक है, लेकिन 2023 का जो ये मौजूदा दौर चल रहा है जी, और इस समय जो राहुल गांधी जिस तरह से, अब वही मैं पिछले सवाल में जो हमने चर्चा की थी कि राहुल गांधी अपने एक पुराने बयान पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का स्टैंड या बार बार उनका जो बयान देना कि जिसमें वो आगे जाके फंस जाते हैं, माफ़ी मांगनी पड़ती है या अपने स्टैंड को वापस लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उससे, जो आप सही गलत वाला सवाल पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी का भी भूमिका या उनका जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो शेक हो रहा है वो। और लेकिन बीजेपी का भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से गांधी परिवार पर प्रधानमंत्री मोदी जी अटैक करते हैं और पूरे परिवार को, उसमें पूरा परिवार का नाम लेके वो, अब परिवार में तो गांधी परिवार में सभी लोग आ गए, लेकिन जो राजनेता थे या जो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे या राजीव गांधी जी थे, वो उस परिवार के कुछ व्यक्ति विशेष लोग थे, पूरा परिवार तो उसमें नहीं था। लेकिन अक्सर जब भी प्रधानमंत्री जी कोट करते हैं तो हमेशा गांधी परिवार करके संबोधित करते हैं। अब इस मामले में तो यहाँ पर भी स्थिति गंभीर हो सकती है। बिल्कुल। तो ये वही है कि मतलब पिक एंड चूज आप कह सकते हैं, या जो मुझे पसंद है वो ठीक है, जो मुझे नहीं पसंद है वो गलत है। ये जो है पॉलिटिक्स के अंदर, इस चीज़ से थोड़ा सा हमें बचने की ज़रूरत है, इस चीज़ से आगे निकलने की ज़रूरत है। बस आखिरी सवाल होगा, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, कि जैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस भले मेरी विरोधी है लेकिन मैं फिर भी उनके साथ स्टैंड करता हूँ, ये गलत है। तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या जो फ़ायदा छिपा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल जी एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है। आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, उस साल के उस दौर के जो इलेक्शन था, मोदी जी की जो लहर चली थी, उस लहर में राजनीति के बड़े बड़े पुराने बरगद पीपल धराशायी हो गए। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जैसे वो क्रिकेट मैच होता है ना, कभी एक दौर में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ करता था कि सचिन आउट हुए और पूरी इंडिया टीम जो है धराशायी, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बुरी हार भारत को जो है सामना करना पड़ा। वो स्थिति 2014 में कांग्रेस बनाम बीजेपी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय में अगर प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को डेंट या उसको कुछ हद तक रोकने की अगर किसी ने प्रयास किया तो वो थे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने जमकर जो है वो प्रधानमंत्री जी को निशाने पर लिया था, और उससे पहले दिल्ली के सत्ता में भी जब वो प्रवेश कर रहे थे, या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहली बार जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी, तो उस समय पे उससे पहले भी केजरीवाल जी ने कांग्रेस पर भी जमकर, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जमकर अदानी अंबानी से जोड़ के खूब घेरा था।
लेकिन उसके बाद 2014 के बाद, जब 2014 में इतनी विशाल जीत हुई, फिर 2019 आया, 2019 में फिर जो है वो मोदी जी जीते। जी। तो 2019 आते आते केजरीवाल जी को ये समझ में आ गया था कि मोदी जी का विरोध, सीधा विरोध और तीखा विरोध कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी पड़ता है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है लोगों में जी। कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, और एक ऐसा वोट बैंक, एक ऐसा देश का एक ऐसा वर्ग जी। जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाके मोदी जी से जुड़ जाता है। तो वो जो लोकप्रियता है, मोदी जी का विरोध करने का मतलब उस लोकप्रियता के खिलाफ जाने का मतलब उस वो जो जनता है, वो जो एक वो बड़ा वर्ग है, उसके खिलाफ जाने वाला। तो उससे नाराज़गी से नुकसान किसका होता है? जो विरोध करता है। तो केजरीवाल जी ये समझ गए, तो उन्होंने जो है मोदी जी पे सीधा अटैक करना बंद कर दिया। अब फिर से चाहे आप गुजरात विधानसभा चुनाव देख लें जो हाल ही में जो पिछले साल हुए थे, और अभी आप ये जो अब 2024 आ रहा है उसकी तैयारी के तौर पे देखें, तो केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा खुलकर प्रधानमंत्री जी पे, तो ये उनका जो राहुल गांधी के साथ जो खड़े होने की जो बात है, वो सिर्फ इतना भर है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी या कांग्रेस के साथ खड़ा होकर या उनसे सिंपैथी जताकर वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार विपक्ष के नेताओं को, विरोधी दलों को कुचल देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, जो उनके खिलाफ बोलता है उनको काम नहीं करने देना चाहती है। क्योंकि केजरीवाल जी लगातार यही बयान दे रहे हैं कि एलजी मुझे काम करने से रोक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर काम करने से रोक रहे हैं, दिल्ली के विकास को रोक रहे हैं, जो नेता अच्छा काम करता है उसको जेल में डाल देते हैं, जैसे वो सिसोदिया जी की बात करते हैं, सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके चक्कर में वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी यही कह रही है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिटिकल जो पैठ है उसको मजबूत करने की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर मास्क, और इस तरीके के और इंटरव्यूज देखने के लिए, डिस्कशन देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रह सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा जो डिस्कशन था, जो सवाल थे, वो कैसे लगे। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुरुग्राम। किडनी फेल, लीवर फेल, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, हाई बीपी, जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से पाएं मुक्ति। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की देखरेख में होता है इलाज। अपनों का है ख्याल तो करें अभी कॉल, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।